हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। लिखूंगा नहीं, सिर्फ बताता हूँ कि स्टीरियो केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर मॉलिक्यूल की 3D स्टडी करते हैं। लेकिन इस स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमर्स, इसके बारे में हमें पढ़ना हो या जानना हो, इसलिए इससे पहले हमें आइसोमर्स के बारे में जानना होगा। देखिए, आइसोमर्स क्या है। आइसोमर्स का मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल विथ सेम फॉर्मूला। ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मूला सेम हो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट मॉलिक्यूल विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आप जानेंगे। फिर या इस मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड भी कह सकते हैं, या कंपाउंड्स लिख लीजिए आप, डिफरेंट कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन ये जो आइसोमर्स है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टीरियो आइसोमर्स ही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कह लीजिए, और कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स। ये दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हम क्या स्टडी करेंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें से पहली बात है रोटेशन अलोंग बॉन्ड एक्सिस, और एक और बात है इन्वर्जन। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर में भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हम रोटेशन अलोंग बॉन्ड एक्सिस देखेंगे और इन्वर्जन को स्टडी करेंगे। लेकिन अगर कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे एनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसे आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि स्टीरियो केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल की 3D अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं, स्पेस में 3D अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं। फिर उस स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें आइसोमर्स की हेल्प चाहिए। आइसोमर्स क्या है? डिफरेंट कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, अब ये जो आइसोमर्स है ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो आइसोमर्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल से कोई मतलब नहीं है, हम सीधा स्टीरियो आइसोमर्स की ओर आएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स में आता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल में रोटेशन अलोंग बॉन्ड एक्सेस हम स्टडी करेंगे, इन्वर्जन को स्टडी करेंगे, और कन्फिग्यूरेशनल में एनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये नोट डाउन करिए। ठीक, अब हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स की डिटेलिंग स्टडी करें। अब हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स को हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, CH3 CH2 CH3 OH
सॉरी यहाँ पे H लिख लीजिए, HOH। ये एक मॉलिक्यूल है जो है 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब मैंने CH3 CH2 CH3 OH, ये भी है 2-ब्यूटेनॉल। ठीक, अब देखते हैं क्या बात है इसमें। देखिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड इस कार्बन से डिफरेंट 4 ग्रुप्स जुड़े हैं, इससे भी जुड़े हैं। यहाँ पे CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 ऑलमोस्ट सारे इन दोनों में एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न अलग है। लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न अलग है। कैसे? ये वाला CH3 प्लेन ऑफ द पेपर पर है, लेकिन ये CH3 जो आया है, ये जो CH3 यहाँ पे है, ये भी प्लेन ऑफ पेपर ही आया। चलो ठीक है, ये CH3 CH2 आ गया है वेज पे, लेकिन यहाँ पे ये प्लेन ऑफ द पेपर था। यानी यहाँ पे क्या हुआ है कि मॉलिक्यूल का जो बॉन्डिंग का जो पोजीशन है या जो बॉन्डिंग है चेंज हो गई है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बॉन्डिंग चेंज हुई है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए ये है स्टीरियो आइसोमर्स। तो मेरा ये कहने का मतलब हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट हो, वो है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर सेम but different bonding pattern। ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स में पढ़ेंगे एनेंशियोमर्स के बारे में। एक बेसिक आइडिया लेंगे हम एनेंशियोमर्स के बारे में। चलिए, व्हाट इज एनेंशियोमर? तो ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होते हैं, इसको भी हम स्ट्रक्चर से ही समझेंगे, इसी ब्यूटेनॉल से ही। देखिए CH3 H OH CH3 2-ब्यूटेनॉल। इसी एनेंशियोमर को हम स्ट्रक्चर से भी समझेंगे। ठीक, ये मिरर, फिर यहाँ पे CH3 ओके, ये इस तरह से। हाँ ठीक है, ऐसा कर लीजिए आप कि इससे डैश पर कर लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ ओके, तो देखिए ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों ही 2-ब्यूटेनॉल है। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल में आप देखिए कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, अब इस मॉलिक्यूल को ऐसा कि ऐसा मैंने यहाँ पे उठाया, क्या ये फिट हुआ? क्या H की जगह OH कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्यूटेनॉल, इसकी मिरर, ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। पहली बात, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब एनेंशियोमर का मतलब, सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक फिट हो जाना, ये हो गया सुपर इम्पोज। लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ही एनेंशियोमर है। नोट करेंगे इसे। अब
ये दोनों आपस में एनेंशियोमर क्यों हुए? मेरा ये क्वेश्चन है कि ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों ही आपस में एनेंशियोमर क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन। ठीक, कायरल कार्बन प्रेजेंट है और इस कायरल कार्बन की वजह से इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी आती है और कायरलिटी के कारण ये दोनों मॉलिक्यूल एक पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स है, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स है। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर हो, किसी भी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर हो तो वो उस मॉलिक्यूल को पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनाने के लिए काफ़ी है। मैंने ये कहा कि ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सिर्फ एक कायरल सेंटर हो, सिर्फ एक, तो वो जो कायरल कार्बन है वो उस मॉलिक्यूल को एनेंशियोमर बनाने के लिए काफ़ी है, ये मैंने कहा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या गिर गया? हाँ, ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने ये कहा, ये समझ गए होंगे आप। तो इस कायरल कार्बन की वजह से ये दो आपस में पेयर ऑफ एनेंशियोमर हो गए। लेकिन कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो फोर डिफरेंट लिगेंड्स या 4 डिफरेंट ग्रुप से सराउंडेड हो, वो है कायरल कार्बन। मैंने ये कहा कि, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऐसा कार्बन या ऐसा पॉइंट जो 4 डिफरेंट ग्रुप से सराउंडेड हो, वो है कायरल कार्बन। ये कार्बन है इस तरह से X, Y, Z, W। ये कार्बन चारों डिफरेंट ग्रुप से सराउंडेड है या अटैच्ड है। ठीक है, वो है कायरल कार्बन। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है कायरल कार्बन। इस कायरल कार्बन का दूसरा नाम है एसिमेट्रिक सेंटर। ध्यान रखेंगे इसे भी, एसिमेट्रिक सेंटर भी इसे हम कहते हैं। चलिए और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिसके अंदर कायरल कार्बन तो नहीं है लेकिन वो कायरल है। मेरे ख्याल कायरल कार्बन नहीं है लेकिन वो कायरल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ कायरल कार्बन की होने की वजह से कायरलिटी आती है? नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके होने से कायरलिटी आ जाती है मॉलिक्यूल में। जैसे कायरल एक्सेस का प्रेजेंट होना, कायरल प्लेन का प्रेजेंट होना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना, ये सारी चीज़ें ये बताती है किसी मॉलिक्यूल में कि वो कायरल है। अभी और हम डिटेलिंग में जाएंगे, पहले हम देखते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन तो नहीं है लेकिन वो कायरल है। जैसे देखिए, ये एग्जांपल है हमारे पास, बाइफिनाइल कंपाउंड है। इस तरह से बाइफिनाइल कंपाउंड दिया हुआ है। ओके, ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वेज, ठीक, ये इसे आप बनाएंगे, फिर हम देखते हैं। अब मैंने इसको रोटेट नहीं किया, इसको फिक्स रखा और इसे घुमाया। ठीक है, तो किस तरह का स्ट्रक्चर बना? ये है, यहाँ पे डैश लाइंस होगी। देखिए, इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल कार्बन नहीं है लेकिन ये कायरल है क्योंकि इसमें कायरल प्लेन प्रेजेंट है। ये ध्यान रखेंगे आप। और ये आपस में पेयर ऑफ एनेंशियोमर है। लेकिन
अगर इस तरह से हो ये मॉलिक्यूल, तो फिर ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, तो फिर ये एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाता है, क्योंकि इसमें रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा प्लेन में है, लेकिन ये प्लेन में नहीं, ये हमारी तरफ है। ये कुछ इस तरह से है स्ट्रक्चर, जैसे ये ऐसा है और ये ऐसा है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये कायरल है। लेकिन ये दोनों ही प्लेन में है, तो रोटेशन का तो पॉसिबल नहीं, कायरल प्लेन का ही कोई पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। ये नोट करेंगे आप, ठीक है। अब आगे की ओर चलेंगे। अब हेडिंग देखिए, डालेंगे आप कायरलिटी। अब आप हेडिंग डालेंगे कायरलिटी, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी होने के लिए कुछ बातें होना ज़रूरी है। सबसे पहला है स्टीरियो सेंटर। अगर किसी मॉलिक्यूल में स्टीरियो सेंटर हो तो वो कायरल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए आप इसे लिखेंगे नॉट नेसेसरी। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टीरियो सेंटर। अब ये स्टीरियो सेंटर क्या होता है? वही एक ऐसा कार्बन, स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जिस पे अगर हम फंक्शनल ग्रुप या हम ग्रुप में चेंज ला दे तो स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाए। एग्जाम्पल, वही ब्यूटेनॉल समझ लीजिए, Me H OH CH2 CH3, ये 2 ब्यूटेनॉल है। इसी कायरल कार्बन, ये जो सेंटर है, सॉरी, ये जो कायरल कार्बन है यही स्टीरियो सेंटर है। क्यों ये स्टीरियो सेंटर कहलाया? क्योंकि अगर मैं इसी कार्बन पे कुछ इंटर कन्वर्जन करवा दूं फंक्शनल ग्रुप, इंटर कन्वर्जन क्या, चेंज करवा दूं, पोजीशन चेंज करवा दूं फंक्शनल ग्रुप की, या जो सराउंडिंग में जो ग्रुप लगे हैं उसकी पोजीशन में अगर चेंज करवा दूं, तो ये एक ये एनेंशियोमर बने। और एनेंशियोमर क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स का ही टाइप है। तो मैंने ये कहा कि एक ऐसा सेंटर जिसमें अगर हम लिगेंड या सराउंडिंग ग्रुप्स में कुछ चेंज लाए तो स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाए, तो वो है स्टीरियो सेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे कायरल सेंटर, सॉरी, सारे कायरल कार्बन स्टीरियो सेंटर है, लेकिन सारे स्टीरियो सेंटर, सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि सारे स्टीरियो सेंटर कायरल हो सकते हैं, लेकिन सारे कायरल मॉलिक्यूल स्टीरियो सेंटर नहीं हो सकते। ये आप ध्यान रखेंगे। मतलब ये कहने का मतलब था कि ये आप समझ गए। फिर अब स्टीरियो सेंटर का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एनेंशियोमर भी निकले, सिस और ट्रांस में भी तो स्टीरियो सेंटर हो सकता है। इस तरह से ये Me H H ये सिस फॉर्म में है, लेकिन इसका अगर ट्रांस फॉर्म हम बनाएं, Me H H, ये ट्रांस है, तो ये भी आपस में स्टीरियो आइसोमर्स है। तो देखिए किस कार्बन की पोजीशन में चेंज हुआ है, तो ये वाले कार्बन की पोजीशन में अगर हम चेंज ले आए तो स्टीरियो सेंटर, या इसे हम स्टीरियो सेंटर या स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट होता है। देखिए एक सिंगल कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप थे उसे चेंज किया तो ये सिस से ट्रांस हो गया। अब ये सिस से अगर ट्रांस हो गया तो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाया, क्योंकि ये फिनोमेना ही स्टीरियो आइसोमर्स हुआ। ठीक है, भले ही ये आपस में डायस्टीरियोमर्स है, लेकिन टाइप किसका है? स्टीरियो आइसोमर्स का। और ऐसा कार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप में चेंज करे उसे हम कहते हैं स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। लेकिन ये जो स्टीरियो सेंटर है वो क्या कायरल मॉलिक्यूल है? नहीं, ये कायरल तो नहीं है। इसका मतलब मैंने ये कहा कि स्टीरियो सेंटर जितने भी हो सकते हैं वो कायरल हो सकते हैं, लेकिन सारे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सारे कायरल मॉलिक्यूल स्टीरियो सेंटर है, लेकिन सारे स्टीरियो सेंटर कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला था कायरलिटी के लिए नेसेसरी है स्टीरियो सेंटर का होना। फिर एक और चीज़, मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल
और पिरामिडल होना चाहिए शेप में, पिरामिडल शेप में होना चाहिए, तो उस मॉलिक्यूल में कायरलिटी जनरेट हो सकती है। टेट्राहेड्रल का तो आपने अभी एग्जांपल देखा 2-ब्यूटेनॉल का। अब जरा पिरामिडल में चलते हैं। देखिए पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक, ये अमोनिया का कोई अमोनिया नहीं है, R1 R2 R3। देखिए यहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ें, तीन ग्रुप जुड़े हैं, लेकिन फोर्थ में हम ये लोन पेयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो लोन पेयर यहाँ पिरामिडल स्ट्रक्चर में फोर्थ लिगेंड का काम करती है, इसलिए पिरामिडल स्ट्रक्चर में भी कायरलिटी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं हो, मतलब SN एब्सेंट हो, तो भी वो मॉलिक्यूल कायरल, उसमें उस मॉलिक्यूल में कायरलिटी प्रेजेंट होती है। इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए। अब इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन में हम क्या करवाते हैं? रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें अगर किसी मॉलिक्यूल में एब्सेंट है तो फिर वो कायरल है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक और बात, जो कायरल मॉलिक्यूल होता है वो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होता है, यानी एनेंशियोमर होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में ये चार बातें हैं तो वो कायरलिटी शो करेगा, ये नोट करेंगे आप। और एक और पॉइंट देखते हैं, एक लास्ट पॉइंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर हो जाए, मोर देन वन स्टीरियो सेंटर, तो वो मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर शो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। इसे हम आगे ही देखेंगे जनरली। फर्स्ट पहले तो आप ये ध्यान रखें कि ये कुछ बातें अगर फॉलो हो गई किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो कायरलिटी शो करेगा, ठीक है। अब इसे नोट कर लिया। चलिए अब मैंने एक बात कहना चाहता हूं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर हो जाए तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे आप। नॉट एट ऑल कायरल। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर हो तो वो मॉलिक्यूल कभी कायरल नहीं हो सकता, ध्यान रखें। अब कुछ और बातें, देखिए CABCD, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर। अगर इफ ABC and D इज इक्वल टू ए कायरल लिगेंड्स है, ए कायरल लिगेंड्स है, अगर A, B, C और D सारे ए कायरल लिगेंड है तो मॉलिक्यूल गिव राइज टू पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, ये ध्यान रखेंगे।
कि अगर मॉलिक्यूल के जितने ये चारों लिगेंड अगर ए कायरल नेचर के है तो मॉलिक्यूल पेयर ऑफ एनेंशियोमर को जनरेट करेगा, और अगर इफ ए बी सी एंड डी कायरल लिगेंड है, अगर कायरल लिगेंड्स है तो मॉलिक्यूल इज डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर होगा। इसे भी नोट करेंगे आप, या डायास्टीरियोमर बनेगा। ठीक है, अब जरा हम चलते हैं डायास्टीरियोमर्स की ओर। ठीक है, कि डायास्टीरियोमर्स होते क्या है। ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में मिरर इमेज ना हो, नॉट ए मिरर इमेज, ऑफ ईच अदर। ध्यान रखेंगे इसे, नॉट ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलेंगे। अब इस डायास्टीरियोमर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईपीमर्स के बारे में, एपीमर्स, और फिर सेकंड हम पढ़ेंगे एनोमर्स के बारे में। देखिए ईपीमर क्या है। ईपीमर का मतलब ये होता है कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या चेंज इन बॉन्डिंग पैटर्न एट सिंगल स्पेसिफिक कार्बन गिव राइज टू ईपीमर्स। चेंज इन बॉन्डिंग पैटर्न अराउंड सिंगल स्पेसिफिक कार्बन गिव राइज टू ईपीमर्स। ये ईपीमर्स को जन्म देता है। अब ईपीमर्स के एग्जाम्पल देखिए। ये है ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज। ये साथ साथ बनाते चलिए। ये है डी मैनोस, ओके। ये है डी गैलेक्टोस, ओके। अब ये देखिए कि ये जो ग्लूकोज है और ये मैनोस है, तो मैनोस और ग्लूकोज में फ़र्क कहाँ आ रहा है, वो है सेकेंड नंबर कार्बन पे। तो सेकेंड नंबर कार्बन पे बॉन्डिंग की पोजीशन या बॉन्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ है, क्योंकि H यहाँ लेफ्ट साइड है, यहाँ OH लेफ्ट साइड है, यानी ग्लूकोज और मैनोस आपस में ईपीमर्स है C2 कार्बन पे, ईपीमर्स है C2 कार्बन पे, C2 कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर गैलेक्टोस की बात करें तो फोर्थ नंबर कार्बन पे बॉन्डिंग पैटर्न में चेंज है, इसलिए ग्लूकोज और गैलेक्टोस आपस में C4 कार्बन पर ईपीमर्स, C4 कार्बन पे ईपीमर्स है। देखिए कहा गया, ये रहा ग्लूकोज और ये C4 कार्बन पे। ध्यान रखेंगे आप, इसे भी नोट करेंगे।
एक और एग्जांपल है ईपीमर्स का, ये OH, इस तरह से। तो ये वाला पोजीशन पे देखिए OH की पोजीशन चेंज हो रही है, ये दोनों आपस में एपीमर्स हैं। अब आगे, अब हम पढ़ेंगे एनोमर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एनोमर्स के बारे में। देखिए ईपीमर हो या एनोमर, बात एक ही है। एनोमर हम पायरेनोस रिंग में देखेंगे, एनोमर हम जनरली पायरेनोस रिंग टाइप में देखते हैं। ठीक है, CH2OH, CH2OH, यहाँ पे HOH, 1 2 3, HOH, OH, H, H, OH, OH, H, OH। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे OH नीचे है और यहाँ पे OH ऊपर है, तो ये है अल्फा एनोमर और ये है बीटा एनोमर। ठीक है, तो एनोमर्स का मतलब क्या हुआ? तो चेंज इन पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड ए सिंगल स्पेसिफिक कार्बन इन पायरेनोस रिंग। सारा सेम लिखेंगे, बस उसमें पायरेनोस रिंग जोड़ देंगे उस स्टेटमेंट में, तो वो जो फिनोमेना होगा वो एनोमर कहलाएगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है आपस में एनोमर्स है। ठीक है, ये नोट करेंगे आप। अब एक और बात, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो कभी कायरल नहीं होते। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए, ये ऐसे मॉलिक्यूल कभी कायरल नहीं होते, ए कायरल। और भी एग्जाम्पल है, एक आयरन। ठीक है, ये सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए ये एक आयरन है। लेकिन ये मॉलिक्यूल में अगर प्लेन लगाया जाए, प्लेन थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कायरल है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन लग जाए तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हेडिंग मारेंगे आप, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कायरलिटी। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कायरलिटी। उसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे
पहला पॉइंट लिखेंगे मॉलिक्यूल्स विथ हेलिकल शेप, मॉलिक्यूल्स विथ हेलिकल शेप। देखिए ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन तो नहीं है लेकिन हेलिसिटी प्रेजेंट है, इस तरह से। इस तरह से अगर हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है तो ये मॉलिक्यूल कायरल होते हैं क्योंकि इसमें हेलिसिटी प्रेजेंट होती है। ये हेलिकल शेप के कारण ये ऐसे मॉलिक्यूल कायरल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम RS नॉमेनक्लेचर नहीं लगाते लेकिन इसमें हम यूज़ करते हैं M और N नॉमेनक्लेचर। मिटाने वाला कहाँ चला गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं, डस्टर से मिटा देते हैं, पर इससे अच्छा नहीं मिटेगा। फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कायरल प्लेन प्रेजेंट हो। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कायरल सेंटर तो नहीं लेकिन कायरल प्लेन है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर तो नहीं लेकिन कायरल प्लेन जरूर प्रेजेंट होता है, वो होते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। वे हो जाते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा। ये सी है, इस तरह से इसको डार्क करेंगे आप, इस वाले पोर्शन को भी आप डार्क करेंगे। ठीक है, और ये इस तरह से। ये देखिए ऐसे इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कायरल प्लेन रखते हैं आपस में, इसलिए ये मॉलिक्यूल कायरल सेंटर कायरल कार्बन होने के बावजूद भी कायरल है क्योंकि इनमें कायरल प्लेन प्रेजेंट है। ये नोट करेंगे आप। फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर, ये थर्ड पॉइंट है कि कायरल एक्सेस पाई जाती है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनके अंदर कायरल एक्सेस पाई जाती है। इस तरह के मॉलिक्यूल भी, इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी कायरल होते हैं। ठीक है, कायरल एक्सेस ये जालिए, ये है कायरल एक्सेस। इसको इस तरह से रोटेट किया जाए, ठीक। ये नोट करेंगे इसे। अब और एक और पॉइंट है, वो भी नोट करेंगे आप। अब स्टीरियो सेंटर जो टर्म है, स्टीरियो सेंटर जो टर्म होता है वो सिर्फ कार्बन के लिए, कार्बन पे रिलाय नहीं है, नॉट फिक्स ऑन कार्बन। मेरा कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि कार्बन ही स्टीरियो सेंटर हो। ठीक है, सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, ऐसे मॉलिक्यूल भी स्टीरियो सेंटर कहला सकते हैं। या फिर किसी मॉलिक्यूल पे लोन पेयर प्रेजेंट हो जाए, इस तरह से
तो ये मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता हो तो ये भी एक तरह का स्टीरियो सेंटर है, क्योंकि यही सेंटर एक नए स्टीरियो आइसोमर्स को जन्म देगा, इसलिए हम इसे स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। ये नोट करेंगे आप। अब ऐसा भी हो जाए कि S डबल बॉन्ड हो, लेकिन यहाँ पे 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ कोई डिफरेंट चेन है, यहाँ कोई, समझ लीजिए यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, लेकिन तो भी ये एक स्टीरियो सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के आइसोटोप की वजह से यहाँ पे स्टीरियो सेंटर बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कायरल भी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ऑक्सीजन जुड़ी है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, क्योंकि सारे डिफरेंट ग्रुप से अगर जुड़ रहे हैं तो वो स्टीरियो सेंटर है, यानी कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते, ये बात नोट करेंगे आप। ठीक, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट किया है। इसके बाद हम आगे भी चलेंगे इसके और में। ठीक है, इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।